नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून सबको। देखो बच्चों, बोर्ड पर अपना जो चैप्टर है ए मेंस्ट्रुएशन, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। निकालो बच्चों इस चैप्टर को, यही पढ़ा रहा था आपको मैं। द ट्राइब्यूट हो गया था, उसके बाद में बच्चों आपको पढ़ाना शुरू किया था कौन सा, ये वाला चैप्टर ए मेंस्ट्रुएशन। तो बच्चों ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 109 और जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है वो मैं शुरू कर रहा हूं, जरा देखना। सेवरल ईयर्स लेटर। सेवरल ईयर्स लेटर का मतलब होता है बच्चों मेनी ईयर्स लेटर। सेवरल यानी क्या होता है? मेनी। तो लिखा है बच्चों सेवरल, है ना? तो इसका अर्थ क्या होगा? मेनी ईयर्स लेटर। लेटर यानी क्या होता है? बाद में होता है। ठीक है बच्चों, मेनी ईयर्स लेटर। तो लेटर यानी बच्चों क्या होता है? बाद में होता है। जरा देखो, LATER लेटर यानी होता है बाद में। जैसे आई एम बिजी नाउ, आई विल मीट यू लेटर। मैं भी व्यस्त हूं, आपसे बाद में मिलूंगा। तो लेटर यानी बाद में हो गए। ओके। एक होता है बच्चों जिम एंड किम आर टू ब्रदर्स। जिम और किम दो भाई हैं। जिम और किम दो भाई हैं। द फॉर्मर इज वेरी रिच बट द लेटर इज वेरी पुअर। द फॉर्मर इज वेरी रिच बट द लेटर इज वेरी पुअर। तो बच्चों ये होता है, फॉर्मर यानी होता है पूर्ववर्ती और लेटर यानी होता है पश्चिमवर्ती। स्पेलिंग का अंतर समझ में आ गया? मैं ये कहता हूं बच्चों कि लेटर का मतलब होता है बाद में मिलूंगा, समय की दृष्टि से बाद में तो लेटर आएगा, और पोजीशन की दृष्टि से, पोजीशन या ऑर्डर, पोजीशन या ऑर्डर की दृष्टि से अगर बाद में है तो बच्चों LATTER लेटर आएगा। आगे समझिए। जब आप कहते हो कि साहब मैंने ये चीज कैपिटल लेटर में लिखी है, स्मॉल लेटर में लिखी है, तो ये लेटर है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? अक्षर है, इसका अक्षर होता है। और बच्चों ये लेटर टू गॉड, भगवान को क्या लिखा? एक खत लिखा। तो बच्चों खत लिखा, तो ये जो लेटर है बच्चों सेम स्पेलिंग है, और इसका मतलब क्या होता है? पत्र भी होता है। तो ये लेटर यानी बाद में, ये लेटर यानी भी बाद में। लेकिन ये बच्चों क्या है? ये पोजीशन, पोजीशन या ऑर्डर की दृष्टि से बाद में है तो ये आएगा, और टाइम की दृष्टि से बाद में है तो ये आएगा। डिग्री एक्चुअली यूं बनती है LATE लेट, फिर बनेगा लेटर। सॉरी गलत लिख दिया ना मैंने, LATTER नहीं, LATER लेटर बनेगा, लेटर। ये इसकी कंपेरेटिव है, लेकिन बच्चों इसकी कंपेरेटिव ये भी इसी की कंपेरेटिव होती है। फिर बच्चों आएगा लेटेस्ट। ये लेटेस्ट तो है, लेकिन बच्चों इसकी जगह लास्ट भी आता है। तो लेटेस्ट तो क्या होता है बच्चों? समय की दृष्टि से अंतिम है, तो क्या है वो? लेटेस्ट है। जैसे लेटेस्ट न्यूज है, लेटेस्ट फैशन है, लेटेस्ट स्कोर है, लेटेस्ट पीस है। ठीक है बच्चों? लेटेस्ट फैशन है, लेटेस्ट वर्जन है, तो लेटेस्ट मॉडल है। तो ये सब चीजें लेटेस्ट में आती है, इनको बोलते हैं नवीनतम या अनंतिम। और ये बच्चों क्या होता है? ये अंतिम होता है। जैसे जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जेड अंग्रेजी का अंतिम लेटर है। तो इसके बाद में कुछ आने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बाद में तो क्या है? परंपरा चलती रहती है, इसके बाद में कुछ और नया आने की गुंजाइश रहती है। सेवरल ईयर्स लेटर यानी अनेक वर्षों पश्चात द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट, यानी उस वृद्ध व्यक्ति के जन्मदिन की दावत या उस वृद्ध व्यक्ति के जन्मदिन का उत्सव, फंक्शन या भोज। ज्यादा अच्छा शब्द क्या है? भोज है। तो उस वृद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर जो भोज है, दैट वाज अगेन बीइंग हेल्ड, माने उसका पुनः आयोजन किया जा रहा था। That was again being organized. That was again being celebrated. बच्चों क्या हुआ? अनेक वर्षों पश्चात उस वृद्ध व्यक्ति के जन्म दिवस का भोज एक बार पुनः आयोजित किया जा रहा था। इस बार भी कौन आए? Many guests came. अनेक गेस्ट आए। ध्यान दो बच्चों,
एक शब्द होता है GUST गेस्ट, और एक होता है बच्चों HOST होस्ट। जानते हो होस्ट और गेस्ट में क्या अंतर है? अगर आपके घर पर कोई आता है, मेहमान आता है, तो बच्चों वो आपका क्या कहलाता है? आपका गेस्ट कहलाता है। और आप उसके क्या कहलाते हैं? होस्ट कहलाते हैं। समझ में आ गई? अगर बच्चों उर्दू जबान में कहूं तो जो आपके घर आता है वो मेहमान होता है और आप उसके मेजबान होते हैं। लेकिन ध्यान दो बच्चों, वो मेहमान होता है और आप मेजबान होते हैं। कहीं आप मेजमान कर दो उसको भी, उधर मान है इधर बान है। और शुद्ध हिंदी में बात करूं बच्चों, तो जो व्यक्ति आपके घर आता है, यही मुश्किल है जो आपको नहीं आता होगा। जो व्यक्ति घर आपके घर आता है तो बच्चों वो तिथि बताकर नहीं आता। इट इज नॉट कम डिक्लेयरिंग द डेट, कब आएगा कब जाएगा इसकी डेट थोड़ी बताता है, वो तो अचानक आ जाता है। इसलिए अतिथि है। अतिथि यानी बिना तिथि बताया जाता है वो। और चूंकि वो आपका अतिथि है तो आप उसके क्या हैं? आप उसके हैं बच्चों आतिथ्य। आपने ये शब्द नहीं सुना होगा। और आप उसकी जो मान मनवार करते हैं, दैट इज आतिथ्य। ये देखो बच्चों आतिथ्य, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स। ये शब्दों का फर्क है। वन हु कम्स एट योर होम, जो तुम्हारे घर पर आता है बाहर से, आउटसाइडर, इज अतिथि, गेस्ट। और आप क्या हैं? आप बच्चों उसके आतिथ्य। और आपने उसके साथ जो किया बच्चों बर्ताव, दैट इज आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी। क्या बोलते हैं? हॉस्पिटैलिटी का मतलब अस्पताल नहीं होता है। हॉस्पिटल तो अस्पताल होता है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी का मतलब आतिथ्य होता है। किसी की क्या करते हैं आप? मेहमानवाजी करते हैं। मेहमानवाजी करते हैं। एनिया तो बच्चों आपको बताया मैंने कि मेहमान जो हमारा होता है वह हमें जान से प्यारा होता है। तो मैंने गेस्ट केम, अर्थात अनेक मेहमान आए, एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, और उसके लिए सौगातें लेकर आए, उसके लिए तोहफे लेके आए, उसके लिए उपहार लेके आए, उसके लिए भेंटें लेके आए। And as he was greatly loved, and as he was greatly respected, and as he was greatly liked, बच्चों जैसा कि उसे लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। भाई आप जानते हो इस बात को कि बच्चों कोई अच्छा आदमी होता है तो उसको तो सारे उसकी इज्जत करते हैं, पसंद करते हैं उसको। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तो एक ऐसे व्यक्ति थे बच्चों, उनको कांग्रेस वाले भी पसंद करते थे, उनको BJP वाले ही पसंद करते थे। क्योंकि व्यक्तित्व की पूजा होती है बच्चों। वे जो विद्वान व्यक्ति हैं उसकी सर्वत्र क्या होती है? पूजा होती है। अब जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं तो इनको BJP वाले ही पसंद करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, हालांकि कुछ कर्मठोक नहीं करते हैं, पर ज्यादातर सभी लोग इनको क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो जहां बच्चों व्यक्तित्व अच्छा होता है वहां फिर पार्टियां कोई मायने नहीं रखती है। राम एक उत्तम व्यक्तित्व का नाम है। इन्हें मुसलमान भी पसंद करते हैं, हिंदू भी पसंद करते हैं, ईसाई भी पसंद करते हैं, क्योंकि वो मर्यादा के प्रतीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे आराध्य हैं, किसके आराध्य हैं। बात समझ में आ रही है? मैं ये समझाना चाहता हूं कि व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के समक्ष, व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के समक्ष श्रेणी का कोई महत्व नहीं होता। अरे कर्ण का जन्म जानते हो ना? कर्ण कहां जन्मा था? जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, जिसका पलना हुआ आधार पर रहती बहती हुई पिटारी। तो बच्चों उसका जन्म सूत वंश में हुआ, लेकिन फिर भी उसका मान सम्मान हर जगह होता था। क्योंकि बच्चों ये जान के इस बात को समझ लो कि किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, और सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मोल। कोई फूल कौन सी डाली पे खिला वो डाली महत्व नहीं रखती। महत्व ये बात रखती है कि फूल खिला है और फूल अपनी गंध से दुनिया को क्या कर रहा? आह्लादित कर रहा है। तो गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ? अरे कहीं से भी हुआ, पर गंगा गंगा है। कहां से उद्गम हुआ ये मायने नहीं रखता है। इसलिए कहते हैं कि जात न पूछो संतन की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो संतन की, पूछ लीजिए ज्ञान, माने इट इज नो यूज आस्किंग ए सेंट ऑफ हिज कास्ट। टैगोर ने लिखा इट इज नो यूज आस्किंग ए सेंट ऑफ हिज कास्ट। किसी भी संत से उसकी जाति पूछना बेकार है। तो बच्चों मैनी गेस्ट केम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, अर्थात बहुत मेहमान आए, उसके लिए तोहफे लाए। एंड एज ही वाज ग्रेटली लव्ड, और जैसा कि उसको बहुत प्यार किया जाता था। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, कई तोहफे तो बच्चों बड़े नायाब थे, बड़े खूबसूरत थे।
कई तोहफे तो बहुत नायाब थे, बहुत खूबसूरत थे बच्चों। कई उपहार तो ऐसे थे, कई उपहार तो जो बहुत अधिक सुंदर थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग। अब बच्चों टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग का मतलब होता है दिवसावसान का समय। दिवसावसान का समय का मतलब समझ में आ गया ना, शाम का टाइम हो रहा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग अर्थात संध्या काल के अवसान की ओर। स्ट्रेंजर केम, गोधूली का समय था बच्चों। आप कह सकते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ डस्क। ये बच्चों गोधूली का समय रहा होगा। गोधूली का उल्टा होता है डॉन। डॉन यानी क्या होता है बच्चों, सवेरा, और डस्क यानी क्या होता है, गोधूली। गोधूली की वेला में स्ट्रेंजर केम, एक अजनबी आया, ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन। गोधूली की वेला में एक अजनबी आया, ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स अर्थात एक छोटी सी बॉक्स। बॉक्स यानी क्या होता है बच्चों, बॉक्स यानी होता है एक छोटी सी मंजूषा, माने एक जो छोटी सी पेटी है, वो लाते हुए फॉर द ओल्ड मैन अर्थात उस बुजुर्ग या उस वृद्ध व्यक्ति के लिए। गोधूली की वेला में उस वृद्ध व्यक्ति के लिए एक छोटी सी मंजूषा लाते हुए एक अजनबी आया, एक विचित्र व्यक्तित्व आया। कौन आया, एक विचित्र व्यक्तित्व आया। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम। उससे द्वारपालों ने पूछा कि भाई तेरा नाम तो बता। तो आपको पता है सुदामा जब गया था तो द्वारपालों ने पूछा था, तो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा आके खड़ा है, अपना नाम बता रहा है। पर यह अजनबी अलग ही है। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम, उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। उसने अपना नाम, अपना अभिधान बताना अस्वीकार कर दिया कि उसका नाम क्या, वो नहीं बताया उसने। बट आस्क्ड, परंतु बच्चों उसने ये पूछा, इफ यू कुड मीट द ओल्ड मैन हिमसेल्फ। उसने सिर्फ ये निवेदन किया, ही ओनली पोलाइटली रिक्वेस्टेड देम, उसने सिर्फ उनसे ये निवेदन किया दैट ही हिमसेल्फ वांटेड टू मीट दैट ओल्ड मैन, अर्थात उस बूढ़े आदमी से क्या करना चाहता था, व्यक्तिशः भेंट करना चाहता था। वह उस वृद्ध व्यक्ति से व्यक्तिशः भेंट करना चाहता था। क्या वो उससे मिल सकता है? इस प्रकार की अनुमति मांग रहा था। when the old man opened the box, तो बच्चों उसको बूढ़े आदमी से मिलाया गया। मिलाया क्या गया, बॉक्स पहले भिजवाई गई होगी, उसके बाद में बूढ़े आदमी ने परमिशन दी। when the old man opened the box, अर्थात जब उस बूढ़े आदमी ने खोला उस मंजूषा को, उस पिटारी को, उस छोटी सी पिटारी को, उस नन्ही सी पिटारी को बच्चों किसने खोला, जब उस वृद्ध व्यक्ति ने खोला, he found inside it, उसने पाया इसके अंदर क्या, a precious pearl, एक बेशकीमती मोती। he found inside it a precious pearl, he found inside it a very valuable, extremely valuable pearl। आगे समझ में बच्चों, एक बहुत ही कीमती, यूं कहें कि एक बेशकीमती मोती, एक नायाब मोती पाया उस वृद्ध व्यक्ति ने। किसमें, उस छोटी सी पेटिका में। इतना महंगा तोहफा तो उसके लिए आज तक कोई भी लेकर नहीं आया था। तो बच्चों वर्थ का मतलब जिसका मूल्य था, ए ग्रेट डील यानी बहुत अधिक, ए ग्रेट डील ऑफ मनी अर्थात जिसकी कीमत बहुत अधिक क्या था, जिसका मूल्य बहुत अधिक धन था, अर्थात जो बहुत अधिक, मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चों की वो जो मोती है ना, वो ऐसा था कि वो लाखों करोड़ों का होगा। बहुत कीमती मोती था वह। जैसे आप जानते हो बच्चों, अपने वो एक पढ़ते हो इतिहास वगैरह में, मयूर सिंहासन, जो शाहजहां बैठता था उसके ऊपर। और उस शाहजहां ने क्या किया था बच्चों, उस शाहजहां के टाइम में क्या था, सबसे ज्यादा अकाल पड़ रहे थे। मुगलों में अगर कोई भी सम्राट हुआ तो सम्राटों के अंदर बच्चों तो बहुत सारे हुए हैं, पर सबसे ज्यादा काल माने अकाल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉट या फेमाइन, दुर्भिक्ष, वो सबसे ज्यादा अगर किसी मुगल बादशाह के काल में पड़े तो ही वाज नन बट शाहजहां। वो कौन था, वो शाहजहां था। और सबसे अधिक ताजमहल और पता नहीं कौन कौन से महल अगर किसी के टाइम में बने तो ही वाज नन बट शाहजहां। इसीलिए बच्चों सुमित्रा नंदन पंत ने एक ताज नाम की कविता लिखी है, जिसमें उसकी खूब मजाक उड़ाई है कि इसकी ताजमहल की, कि जब एक तरफ तो मानवता जो है रो रही है, पानी के कतरे कतरे के लिए, अनाज के दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है, और इधर तू जो है वो मर गई खर गई कौन मुमताज, वह मरी की पूजा कर रहा है, लोगों का खून चूस चूस करके जो इतना बड़ा महल बना रहा है, महल के अंदर एक तख्ते ताऊस जिसे कहते हैं मयूर सिंहासन, वो बना रहा है। उस मयूर सिंहासन के अंदर क्या था बच्चों, हिंदुस्तान के
गरीबों का खून चूस चूस करके जो है बनाया गया था। और उसके ऊपर क्या बनाया गया था बच्चों, इसमें एक हीरा था, डायमंड था, कोहिनूर कहते हैं उसे। तो कोहिनूर लगा के वो बैठता था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली पता नहीं कौन कौन आए, उसको लूट लाट के ले गए। फिर इधर से उनके पास से भी पता नहीं कुछ दिनों के लिए वो रणजीत सिंह के पास चला गया। कहते हैं अब कहाँ चला गया वो वापस, वो वापस अब बच्चों वहां चला गया। ये अंग्रेज आए थे ना, गोरे फिरंगी, ये आए थे, लूट लाट के ले गए उसको। और कहते हैं अब जो वहां की जो महारानी है, उस महारानी का जो थ्रोन मानी जो सिंहासन है, उसके अंदर वो जटित है। तो चोरी का माल तो क्या जाता है बच्चों, मोरी में जाता है। एनी हाउ, तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों वंस अगेन आई एम एट योर डिस्पोजल। पुनः आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी सेवाओं के लिए मैं हाजिर हो गया हूं। तो अपनी बात को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों बात दरअसल ये थी कि व्हेन द ओल्ड मैन ओपन्ड द बॉक्स, इसे बच्चों में यह भी कह सकता हूं, व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड बाय द ओल्ड मैन, जब उस बॉक्स को खोला गया बुढ़े आदमी के द्वारा, तो बच्चों क्या हुआ, he found inside it a precious pearl। तो बच्चों precious pearl was found inside it by him। हिम को छोड़ भी सकते हो। तो उसके द्वारा बच्चों इसके अंदर क्या पाया गया, उसके अंदर बच्चों इसके अंदर, उसके द्वारा इसके अंदर जो एक प्रीशियस पर्ल मानी एक बेशकीमती मोती पाया गया। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है बच्चों जिसकी कीमत होती है। वर्थ शब्द को बच्चों जरा ध्यान से समझो तो आपकी समस्या हल हो जाए। एक शब्द होता है बच्चों वर्थ। तो जैसे अपन कहते हैं दिस मार्कर इज वर्थ 10 रुपीज, तो मैं कहूंगा कि दिस मार्कर इज वर्थ 10 रुपीज का मतलब इसकी कीमत 10 रुपए है। इसका मतलब इज वर्थ का मतलब हो गया, ये मतलब क्या बच्चों, क्या है, ये 10 रुपए की कीमत का है, ये 10 रुपए कीमत का है, तो अपन वर्थ बोलते हैं। और बच्चों इस वर्थ से एक शब्द बनता वर्दी, नहीं बोल के इसको वर्दी बोल रहा हूं, वर्दी। ये वर्दी मानी होता है बच्चों लायक, लेकिन वो लायक नहीं कि मैं तुमको लायक करता हूं। इस वर्दी का मतलब एबल होता है बच्चों, एबल। जैसे हम कहते हैं क्या, आई शैल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट, मैं हमेशा इसके योग्य बनने की कोशिश करता रहूंगा। किसके, हमारा भारत देश है ना, इंडिया इज माई कंट्री। तो हम कहते हैं आई शैल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट, अर्थात मैं हमेशा इसकी वर्दी अर्थात इसके लायक बनने की कोशिश करता रहूं। एक बात तो है, एक बात और, इस वर्द का बच्चे एक सौंदर्य है, एक ब्यूटी है इसकी, जिस पर आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा। और आप तो क्या मास्टरों ने जो पढ़ाते हैं उन्होंने गौर नहीं किया, तो तुमने क्या गौर किया होगा। इसकी विशेषता बताते हैं बच्चों आपको, क्या ये वर्ड। मैंने आपको कहा कि दिस वर्ड इज, दिस पेन इज वर्ड, दिस पेन इज वर्ड क्या, दिस पेन इज वर्ड 10 रुपीज। तो बच्चों इस सेंटेंस से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इस पेन की कीमत 5 रुपए है। वर्द यानी कीमत, ये 5 रुपए का कीमती है। तो बच्चों वर्दी यानी तो लायक होता है, और वर्द यानी क्या होता है। तो बच्चों अच्छे समझ लो, वर्द एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। कीमत नहीं, कीमती, इसका मतलब कैसे पता चला मेरे को, ऐसे पता चला। जैसे मैं कहता हूं बच्चों दिस बुक इज नॉट, या दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, ये किताब पढ़ने के लायक है। अब बच्चों एक बात बताओ, मुझे वर्ड के बाद रीड में आईएनजी जोड़ करके इसका जिरंड क्यों बनाना पड़ा। क्योंकि जिरंड एक प्रकार का नाउन होता है, और नाउन वह होता है जिसके पहले जो प्रयुक्त शब्द होता है दैट इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव। बताओ होता है कि नहीं। ये भाषा के नियम है बच्चों, जैसे गणित में नियम चलता है वैसे।
आप इस बात को समझो कि जिस शब्द में आपने आईएनजी जोड़ के जिरंड बनाया, तो आपको जिरंड बनाना क्यों पड़ा? इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसके ठीक पहले जो शब्द था वो एडजेक्टिव था, और आप जानते हैं एडजेक्टिव के ठीक बाद जो शब्द आता है उसको क्या होना चाहिए? उसे बताओ क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। और अगर नाउन नहीं है वर्ब है तो वर्ब का नाउन बनाओ। कैसे बनाओ? आईएनजी जोड़ के जिरंड लगा दो। जैसे वर्ड रीडिंग, तो बच्चों में कहता हूं ईच ऑफ द बुक्स यू सजेस्टेड, ईच ऑफ द बुक्स यू सजेस्टेड वर नॉट वर्थ रीडिंग। उन किताबों में से तमाम किताबें जो तुमने मुझे सुझाई थी, उनमें से प्रत्येक किताब बच्चों क्या नहीं थी? ईच ऑफ द बुक्स यू सजेस्टेड, वर आएगा वा जाएगा? बच्चों वा जाएगा। ईच ऑफ द बुक्स यू सजेस्टेड वॉज नॉट वर्थ रीडिंग। आगे समझ में? तो वर्थ रीडिंग होता है, वर्थ लविंग होता है। जो व्यक्ति प्रेमास्पद होता है उसे आप वर्द लविंग कहते हैं। ये जो वर्द है बच्चों, इसको हिंदी में आप आस्पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? आस्पद। जैसे बच्चों में आपको क्या बोलता हूं, जैसे मैंने आपको कहा वर्द रीडिंग, तो पढ़ने के लायक होता है। तो आस्पद का मतलब बच्चों लायक होता है, उसके निकट होता है। आस्पद या निकट होता है, जैसे घृणास्पद जो घृणा के निकट है। तो मैं जब कहता हूं वर्द लविंग तो मैं कहता हूं प्रेमास्पद। वर्द सीइंग दृश्यास्पद, देखने लायक। जो देखने लायक दृश्यास्पद है तो वर्द सीइंग है। जैसे मैं आपको कहता हूं यार पिक्चर जरूर देखना, ये पिक्चर तो देखने लायक है, तो मैं कहता हूं दिस मूवी इज वर्द सीइंग, दिस मूवी इज वर्द सीइंग। अब आपका सवाल यह बनना चाहिए कि सर आप ये बताओ कि आपने तो मना किया था कि शी में तो कभी आईएनजी जुड़ता ही नहीं है। देखो बच्चों, मैं अब भी कह रहा हूं कि शी में कभी आईएनजी नहीं जुड़ता है, एज अ वर्ब, एज अ। मैं अभी भी कह रहा हूं कि शी में कभी आईएनजी नहीं जुड़ता एज ए वर्ब, बट एज ए जिरंड। लेकिन एक जिरंड के रूप में तो आईएनजी जुड़ता है, सब में जुड़ता है। फिर तो बात समझ में आ रही है? लेट अस कंटिन्यू द लेसन। तो बच्चों, व्हेन द ओल्ड मैन ओपन्ड द बॉक्स, जब उस बूढ़े आदमी ने उस बॉक्स को खोला, ही फाउंड इनसाइड इट ए प्रीशियस पर्ल, उसने पाया इसके अंदर की तरफ क्या? उसने पाया इसके अंदर की ओर क्या? एक प्रीशियस पर्ल, अर्थात एक बेशकीमती मोती। वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वर्थ ए लॉट ऑफ मनी। ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है ए लॉट ऑफ मनी, अर्थात जिसकी कीमत बहुत अधिक पैसा थे। ही टोल्ड हिज सर्वेंट, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, क्या कहा? टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली। उसने अपने नौकर से कहा कि वो जो अजनबी उसको तुरंत अंदर लेके आओ। इमीडिएटली यानी होता एट वंस। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इनसाइड एट वंस। समझ में आ गया क्या? अर्थात उसने फौरन से पेशतर उस अजनबी को अंदर लाने के लिए, अंदर लिवा लाने के लिए नौकर को कहा। आइए देखो, द स्ट्रेंजर इंटर्ड। ध्यान दो बच्चों, एंटर्ड अपने बाद कभी इनटू नहीं लेता है, अटैक अपने बाद कभी ऑन नहीं लेता है, डिस्कस अपने बाद कभी अबाउट नहीं लेता है, ऑर्डर अपने बाद कभी फॉर नहीं लेता है। आगे समझ में? ध्यान देना इन चीजों पे। तो द स्ट्रेंजर एंटर्ड, तो बच्चों अजनबी प्रविष्ट हुआ। अजनबी प्रवेश हुआ ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो बोलने वाले गलत बोलते हैं। प्रवेश थोड़ी होता, प्रविष्ट हुआ। जैसे आप गीता सार पढ़ते हो और रजिस्टर में लिखो तुम कौन थे, क्या हो गए हो, तुम कौन थे, नहीं तुम्हारा क्या था जो तुमने खो दिया, नहीं तुम कौन थे, कहां से आए थे, और तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ऐसे लिखा मिलता आपको। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ध्यान दो बच्चों, गलत है वो, शुद्ध होगा तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तो ऐसे नहीं वो कमरे में प्रवेश हुआ, अरे भाई वो कमरे में प्रविष्ट हुआ, यूं बोलना पड़ेगा। प्रवेश का प्रविष्ट बन जाता है, नाश का नष्ट बन जाता है। आगे समझ में? तो देखो बच्चों, द स्ट्रेंजर एंटर्ड मनी अजनबी, प्रविष्ट हुआ। वो विचित्र व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। एज ही अप्रोच्ड आई मीन एज ही रीच्ड द ओल्ड जेंटलमैन, अर्थात जो ही वह बुढ़े आदमी के निकट पहुंचा, अर्थात जैसे ही वह उस बूढ़े आदमी के करीब पहुंचा, ही बोर्ड लो, ऐसे ही बोर्ड लो का मतलब बच्चों वह झुका। लो माने बहुत नीचे। क्या झुका? पूरा डील नहीं झुका, सिर्फ मस्तक झुका। बोयानी क्या होता है बच्चों? नत मस्तक होना। और लो मानी नीचे की ओर, तो बच्चों क्या हुआ? ही बोर्ड लो का मतलब अर्थात वह बहुत नीचे तक नतमस्तक हुआ, अर्थात उसने उसके आगे सर झुकाया। अरे भाई आप अच्छा काम करोगे तो अच्छे काम के आगे तो सर ही झुकाएगा। उसने उस व्यक्ति के आगे बच्चों सर झुकाया। दो बातें बच्चों इससे पता चलती है। एक तो अच्छे व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है। दूसरी बात बच्चों जो मैं अब कह दूं वो ये है, ये तो आप सबने सुना है और ये तो स्थापित तथ्य है, सत्य है क्या
कि विद्वान व्यक्ति का, बल्कि एक अच्छे व्यक्ति का बोलना चाहिए। क्योंकि विद्वान जरूरी नहीं है बच्चों, कई बार जो अच्छा व्यक्ति है ना वो विद्वान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा व्यक्ति तो वो फिर भी हो सकता है। तो केवल किताबों को पढ़ पढ़ करके आदमी बहुत बड़ा ज्ञाता बन जाए तो वो विद्वान नहीं होता। विद्वान तो अनपढ़ भी हो सकता है, जैसे ही कबीर हुआ था। तो हम कह रहे हैं बच्चों कि एक अच्छे व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, ये तो स्थापित सत्य है, तथ्य है। परंतु एक नई बात मैं आपको इसमें जोड़ देना चाहता हूं बच्चों, वो क्या? एक अच्छे व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होना चाहिए। यदि आप उसका सम्मान नहीं करोगे तो बच्चों उससे क्या होगा? अच्छाई का बीज धीरे धीरे इस धरातल से समाप्त हो जाएगा। अच्छाई का बीज इस दुनिया से क्या हो जाएगा बच्चों? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा अपने को करना चाहिए। जब आदमी कोई आपके साथ में अच्छा काम करता है तो फिर हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, ये प्रवृत्ति हमारी है ना, इस प्रवृत्ति को जब हमको छोड़ना पड़ेगा, है ना। और इस प्रवृत्ति को तो हम छोड़ते ही नहीं, ये तो अपनाते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होती है? अच्छाई शर्मिंदा होती है, और धीरे धीरे अच्छाई की प्रजाति है ना बच्चों इस दुनिया से इस प्रकार से लुप्त हो जाएगी जिस प्रकार से डायनासोर लुप्त हो गए थे। जैसे मैंने एक व्यक्ति के साथ अच्छा किया, फिर उसने मेरे साथ खराब बर्ताव किया समय आने पर, फिर दूसरे से किया, तीसरे से किया, तो फिर धीरे धीरे मेरा मन भर जाएगा ना, फिर मैं अच्छाई करना छोड़ दूंगा। तो ये अच्छाई की जो बच्चों प्रजाति है, नस्ल है, इस दुनिया से एक दिन क्या खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे खत्म हो भी रही है ना। तो आपको रोकना है इसको। तो जी अप्रोच्ड द ओल्ड जेंटलमैन, अर्थात जैसे ही बच्चों उस बूढ़े आदमी के पास में गया, ही बोर्ड लो, अर्थात उसने अपना मस्तक नीचे झुकाया। ही न्यू दैट, वह जानता था कि हिज होस्ट वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम। वह जानता था कि उसका मेजमान नहीं बच्चों, मेजबान या वान, वह जानता था कि उसका जो मेजबान है, ही वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम, ही वाज अनेबल टू आइडेंटिफाई हिम, अर्थात वो उसको पहचानने में असमर्थ था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। उसकी आंखों की दृष्टि बच्चों कम पड़ गई थी, और एक बार ही तो मिले थे, इससे कई बार थोड़ी मिले थे। आदमी कौन था जरा पहचानो आप। ही न्यू दैट, वह जानता था कि हिज होस्ट वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम, वह जानता था कि उसका होस्ट या उसका जो मेजबान है वह उसको पहचानने में असमर्थ था। हिज साइट वाज डिम, मैंने कहा नहीं साइट वाज डिम माने बच्चों उसके नेत्रों की दृष्टि जो थी वो कैसी हो गई थी? मध्यम हो गई थी। सो ही वेंट नियरर, इसलिए बच्चों और अधिक नजदीक गया, एंड सेड क्वाइटली, और बड़ी विनम्रता से धीमे स्वर में बोला। इसलिए वो उस बूढ़े व्यक्ति के, इसलिए वो उस वृद्ध व्यक्ति के निकट गया, और बच्चों क्या हुआ? और वह धीमे स्वर में बोला, आई एम द वन whom you helped greatly। बच्चों आई एम द वन whom you helped greatly, अर्थात मैं वह वाला इंसान हूं, अर्थात मैं वही व्यक्ति हूं। आई एम द वन। ध्यान दो बच्चों, द वन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये वन बच्चों एक नाउन है, और नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग हुआ, तो आप इस बात को समझ लो बच्चों कि वन बॉय ये डिटरमिनर है। वन का प्रयोग जब नाउन के पहले किया जाता है उसको क्वालिफाई करने के लिए तो डिटरमिनर होता है। लेकिन बच्चों जब वन का प्रयोग अपन किस अर्थ में करते हैं? वाला, जैसे ब्लैक वन, काला वाला। तो ब्लैक वन, ब्लैक एक एडजेक्टिव है, ध्यान दो, और एडजेक्टिव के बाद में क्या आना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया नाउन आना चाहिए। नाउन नहीं आए तो आईएनजी जोड़ के बनाओ, अगर वर्ब है तो ब्लैक वन यानी क्या होता? काला वाला, काला वाला। और बच्चों अपन कहते हैं जी व्हाइट वन, गोरी वाली, या गोरा वाला, सफेद वाला, ऐसा कुछ। तो वन का मतलब जानते हो ना, और वन की जगह वंश भी आता है। जैसे आप गई दुकान पर, आपने जाइए बोला प्लीज गिव मी, क्या बोलते हैं? प्लीज गिव मी अ शर्ट। तो आप मेरे को शर्ट दो, दुकानदार बोलता है कि विच कलर, कौन सा रंग? तो आप कहते हो, तो आप क्या बोलते हो? द ग्रीन वंस। तो ग्रीन वंस का मतलब आपको हरे रंग की एक से ज्यादा शर्टें चाहिए, तो हरी वालियां, हरी वालियां, हरी वालियां। आगे समझ में? तो इस तरीके से बच्चों आप बोल सकते हैं। तो द वन का मतलब समझिए, तो वो कहता है आई एम द वन, अर्थात मैं वह व्यक्ति हूं whom, आई एम द वन whom यानी जिसको, ये बच्चों कौन सी फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। whom you helped, अर्थात जिसकी तुमने मदद की थी। ग्रेटली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आई एम द वन, अर्थात मैं वह वाला व्यक्ति हूं whom you helped greatly, जिसकी आपने बहुत मदद की थी many years ago, अनेक वर्षों पहले। ध्यान दो बच्चों, अगर कहीं भी एगो शब्द आ जाए तो वह सेंटेंस निश्चित रूप से पास्ट सिंपल का होगा, चाहे वह एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, यह दिगर बात है। कई बार बच्चा सोचता है कि सर ने तो कहा था कि पास्ट सिंपल होना चाहिए, पास्ट सिंपल में तो सेकंड फॉर्म आती है, इसमें तो आ ही नहीं रही। अगर सेकंड फॉर्म नहीं आ रही तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म देख लो, और अगर फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आ रही है तो वाज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो। पैसिव वॉइस में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, पर मिलेगा जरूर।
तो आई एम द वन हुम यू हेल्प्ड ग्रेटली, अर्थात मैं वह वाला व्यक्ति हूं जिसकी आपने बहुत ज्यादा मदद की थी मेनी ईयर्स एगो, अनेक सालों पहले। आगे देखो बच्चों, आगे है इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू। इट मानी ये आवाज मानी था, वेरी काइंड यानी बहुत बहुत दयालु, ऑफ यू यानी तुम्हारा, ये तुम्हारा बहुत दयालु था, नहीं ये नहीं है बच्चों। इट इज वेरी गुड ऑफ यू, ये आपकी क्या है, ये नेकी है। तो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू अर्थात ये आपकी इनायत थी। क्या थी बच्चों आपकी? इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू अर्थात ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपकी बहुत बड़ी इनायत थी मुझ पर। यू टू फीड मी, कि आपने मुझे भोजन खिलाया। व्हेन आई केम टू योर हाउस अनइनवाइटेड, जबकि मैं तुम्हारे घर आया था अनामंत्रित। अनामंत्रित का मतलब होता है बच्चों अनामंत्रित। मैं चोरी करने की नियत से जब आपके घर पर आया था, मैं मेहमानों या अतिथियों में अनामंत्रित जब आपके घर पर आया था, आप ये जानते थे कि मेरे इरादे बिल्कुल नापाक थे। डिस्पाइट दैट, उस सब के बावजूद आपने क्या किया, आपने मुझे भोजन खिलाया। ये आपकी दयालुता नहीं थी तो और क्या था? द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, इट्स अ ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वाज एबल टू डू सम गुड टू यू। बूढ़े आदमी ने ये जवाब दिया कि ये सुनकर के बड़ी खुशी होती है कि मैं आपकी कुछ सेवा करने में समर्थ हुआ। इट इज अ ग्रेट जॉय टू हियर दैट, यानी ये बात सुनकर के हमें अत्यधिक प्रसन्नता है कि आई वाज एबल टू, कि मैं समर्थ हुआ था, टू डू सम गुड टू यू, कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने में समर्थ हुआ था, मुझसे आपके लिए कोई अच्छा काम बन पड़ा, कोई नेकी का काम बन पड़ा। ये बात सुनकर के मन प्रफुल्लित हो जाता है। इट्स माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, आप मेरे घर आज मेहमान की तरह आए हैं तो आपको लुक आफ्टर करना अर्थात आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपकी देखभाल करूं, मेरा देखभाल से मेरा मतलब है बच्चों आपकी आओ भगत करना मेरा कर्तव्य है, आपकी मान मनोहार करना, आपका स्वागत सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। परंतु उससे पहले कि मैं आपका स्वागत सत्कार करूं, आई वॉन्ट टू नो योर नेम, अर्थात मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। ध्यान दो बच्चों, यहां पर बहुत बड़ी बात है। तो ये कहता है कि इट्स माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, अर्थात आपकी मान मनोहार करना मेरा कर्तव्य है। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ब्याड़ू करें। बट बिफोर आई इनवाइट यू, परंतु उससे पहले मैं आपको आमंत्रित करूं, आई ought टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। बच्चों बात दरअसल यह है कि जब वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि उससे पहले कि मैं तुम्हें ब्याड़ू के लिए भोजन के लिए अपने साथ भोजन करने के लिए मैं आमंत्रित करूं, रात्रि भोज करने के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। तो अजनबी ने कहा, ध्यान से सुनना बच्चों, अब ये जो सेंटेंस में बोलने वाला हूं यह इस कहानी का क्लाइमैक्स है, ये इस कहानी का चरमोत्कर्ष है। अजनबी का जवाब बच्चों आपके दिल को छू जाएगा। अजनबी का जवाब क्या होता है? अजनबी ये कहता है, अजनबी ये कहता है कि एक बार पहले भी आपने बिन नाम जाने, एक बार पहले भी आपने मेरा बिन नाम जाने मुझे अपने साथ बैठ करके भोजन कराया था। कांट यू डू दैट वंस अगेन, क्या वो मेहरबानी आप एक बार फिर नहीं कर सकते? क्या आप वो मेहरबानी एक बार फिर नहीं कर सकते? क्या वो मेहरबानी आप एक बार फिर नहीं कर सकते? तो बच्चों जरा ध्यान देना, बात समझ में आ जाएगी। तो आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ में ब्याड़ू करो। बट इन ऑर्डर टू इनवाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, परंतु तुम्हें इनवाइट करने से पहले मुझे निश्चित रूप से तुम्हारा नाम जानना होगा। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, अर्थात वह आदमी जो बेश कीमती, प्राइसलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो। तो वह आदमी जो बेश कीमती तोहफा लेकर के आया था, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, सर, अंडरलाइन करना बच्चों इस बात को, सर श्रीमान, वंस बिफोर, एक बार पहले भी, वन ऑन अनदर ओकेजन, एक दूसरे मौके या दूसरे अवसर पर, लाइक दिस, यानी इसी प्रकार के एक दूसरे मौके पर, यू इनवाइटेड ए गेस्ट, आपने एक मेहमान को आमंत्रित किया था, विदाउट नोइंग हिज नेम, बिना उसका नाम जाने। द गेस्ट वाज हाइडिंग इन योर रूफ, और वह मेहमान आपकी छत में छुपा हुआ था, वह मेहमान आपकी छत पर छुपा हुआ था। एंड विशिंग यू इल, और आपका बुरा करने की इच्छा रखता था, येट, परंतु तो भी, यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर, फिर भी आपने उसके साथ में बड़ी इज्जत के साथ में बर्ताव किया, एंड कर्टसी, और बड़ी शिष्टता और शराफत के साथ आप उससे पेश आए। अब बच्चों ये लाइन अंडरलाइन करने लायक, कुड यू नॉट इनवाइट हिम टुडे, क्या आप उसे आमंत्रित नहीं कर सकते आज? क्या आप आज उसे आमंत्रित नहीं कर सकते? एज यू डिड देन, जैसा कि आपने तब किया था। क्या आप उस व्यक्ति को आज उसी तरह आमंत्रित नहीं कर सकते जिस प्रकार से
कि आपने किसी समय उसे आमंत्रित किया था। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में।